देखिए, पिछले 3 दिन से हमने 0 आवर्स में हमने नोटिस लगाया था, पर हमें मौका वहां मिला नहीं अपनी बात रखने का। पर मेरा जो मुद्दा था वो था कि अमृतसर के एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो अमृतसर से, क्योंकि फ्लाइटें बहुत कम हैं, स्पेशली कनाडा या फिर अमेरिका की बात करें तो कोई फ्लाइट नहीं है, तो उन सारे जो हमारे पंजाबी हैं उनको पहले दिल्ली आना पड़ता है, वहां पेट्रोल का खर्चा लगता है, दिल्ली आके फिर होटल का खर्चा लगता है, और यहां से जब आप चले भी जाते हो वहां पे तो किसी को लेकिन अगर वापस आना होता है तो फिर उतना ही समय वापस आने में भी लगता है। जो कई बार तो हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने दुख सुख में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो एक तो टर्मिनल को बड़ा किया जाए अमृतसर के, और साथ ही साथ जो फ्लाइटें हैं जो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए या और भी कई देशों के लिए वहां से शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। अभी हाल फिलहाल में जो समझौता हुआ था कनाडा और भारत का, कि जिसमें बहुत सारी फ्लाइटें चलाई जाएंगी, उसमें अमृतसर का कहीं नाम नहीं था, और तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं पंजाबी लोग वो कनाडा में बसे हुए हैं। तो जिसके कारण ना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा होगी पूरे पंजाब के लिए अगर उस टर्मिनल को बड़ा किया जाए और साथ ही साथ फ्लाइट्स वहां पे से शुरू की जाए। भाजपा कल नीति आयोग की मीटिंग है जो इंडिया ब्लॉक के लोगों ने अटेंड करने का मना करा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो आपके सीएम है पंजाब के, उन्होंने भी कहा है कि वो लोग पार्ट नहीं लेंगे इस मीटिंग में। जी बिल्कुल, क्योंकि नीति आयोग में ना शामिल होना, भगवंत मान साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था और बाकी के भी जो बड़े लीडर हैं उनका भी बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि बजट जो है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, और जिसके कारण वहां पे जाके शामिल होना, फिर अपनी बात रखने का कोई वो बनता नहीं है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही निर्णय है और हम अपनी पार्टी के साथ स्टैंड करते हैं इस निर्णय में। तो बजट को भी आप किस तरह देख रहे हैं? जो बजट देखिए, बजट में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती थी, पर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नया कुछ हुआ ही नहीं है। महंगाई जो है वो दर बदर बढ़ती जा रही है, और बहुत सारी जो उम्मीदें थी कि पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर आपके गैस के क्षेत्र में या फिर बाकी के भी जो नॉर्मल निजी जीवन में जो आपके चीजें रोज लगती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि कटौती हुई होगी, बट कहीं कटौती नहीं हुई है, उल्टा बढ़ा ही है। लेकिन बजट में जो है जिस तरह ये आरोप है कई स्टेटों को कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ जहां पे सरकार नहीं है बीजेपी की वहां पे कुछ ही दी गई है। बिल्कुल, आप देखिए पंजाब को क्या दिया गया है। पंजाब को तो इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है, और जो किसान हमारे इतने दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं उनके लिए क्या दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो पूरे देश का जो है वो पेट भरता है। तो पंजाब के लिए आपने बजट में कुछ दिया नहीं है, पंजाब को अलग रखा है। 1 या 2 स्टेट को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि इस बजट ने किसी का फायदा किया है। और मैं सिर्फ बुराई नहीं करना चाहता, मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं आने वाले अपने भाषण के भाग में 8-10 महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार के लिए लाया हूं। देश हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव, इंडेक्स मिनिमम वेजेस विद इन्फ्लेशन, यानी कि न्यूनतम मजदूरी आय को बढ़ती महंगाई के साथ जोड़िए। बेल्जियम जैसे देशों ने ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस लागू किया है, उसी प्रकार हमारे देश में भी मिनिमम वेजेस की ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन होनी चाहिए। और यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस दिल्ली में देने का काम किया। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव, रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान की कमाई नहीं होगी, किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इससे प्राइस वोलेटिलिटी से किसान बचेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसान को मिलेगी और प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रहेगी। मेरा तीसरा सुझाव, लीगल गारंटी टू एमएसपी इन अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो 3 चीजें होने जा रही हैं इस देश में। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी डील्स की, सब लोग सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, कोई असल कीमत नहीं बताएगा। और थर्ड थिंग जो इस देश में होने जा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में भारी तादाद में
ब्लैक मनी आने जा रहा है अगर आपने ये इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया। मेरा 5वां सुझाव सरकार को, फाइनेंशियल सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करिए। डेट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और खास करके जो 24 से 36 महीने से अधिक लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करिए, टैक्स मत करिए, पीनलाइज मत करिए। और मैं कहूंगा आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स अबॉलिश करने के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ कम करना चाहिए। छठा मेरा सुझाव, रिव्यू, रिवाइज एंड सिंप्लीफाई जीएसटी। जीएसटी, मेरा सुझाव है सरकार से कि इस जीएसटी के पूरे फ्रेमवर्क को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर रिवाइज करिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जीएसटी कम करिए ताकि हम ग्लोबली कंपेटिटिव बन सकें। एसएमई सेक्टर जो नौकरियां देता है, छोटे उद्योग हैं, उसमें जीएसटी कम करिए। और एसेंशियल कमोडिटीज, दूध, दही, चावल, रोटी, चावल, आटा, उस पर कम से कम जीएसटी विड्रॉ करिए। मेरा सातवां मेरा सुझाव, गिव मोर टू स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की जेब में थोड़ा पैसा डालिए। मेरा 8वां सुझाव, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो राज्यों के लिए बंद कर दिया गया है उसे कम से कम 5 साल और दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, जिनकी अर्थव्यवस्था आज जीएसटी कॉम्पनसेशन के पैरों पे खड़ी हुई है, जो आज हमारे बजट का 10 से 15% हिस्सा इनकम का जीएसटी कॉम्पनसेशन से आता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि कम से कम 5 साल और जीएसटी कॉम्पनसेशन देकर इन राज्य सरकारों की मदद की जाए। और अंत में बस मैं यही अपनी बात बोलकर खत्म करूंगा मैडम, कि इस बजट ने टैक्स बढ़ा बढ़ाकर इस देश के आम आदमी के खून चूसने का काम किया। मैं अनुरोध करूंगा कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस पूरी व्यवस्था पे एक बार फिर से गौर फरमाया जाए। जो मैंने शुरुआत में कहा था उसे दोहराऊंगा, हम 10 रुपए अगर कमाते हैं तो उस पे 3-3.5 रुपए इनकम टैक्स लगता है, उस पे 2 से 2.5 रुपए जीएसटी खा जाता है, 1.5 रुपए का कैपिटल गेन टैक्स लगता है, आधे पैसे का सरचार्ज और सेस लगता है। यानी कि 10 रुपए में से 6 से 7 रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप साल में 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7 से 8 महीने की जो आपकी कमाई है वो सरकार ले जाती है, मात्र 3-4 महीने की कमाई आपकी जेब में आती है, और उस पर भी अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं। और उसके बदले में हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना ट्रांसपोर्ट, ना हेल्थ केयर, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसे जैसे और बड़े बड़े विकसित देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज में जो हाई टैक्स रिजीम्स मानी जाती हैं, उनमें नागरिकों को सुविधा दी जाती है। लेकिन उसके बदले में दिल्ली में, हिंदुस्तान में, देश भर में कोई ऐसी सुविधा केंद्र सरकार नहीं देती है। इसीलिए यह कहा जाता है दैट वी इम्पोज टैक्सेस लाइक द यूरोपियंस डू टू गेट सर्विसेज लाइक सब सहारन कंट्रीज। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस टैक्स फ्रेमवर्क को, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करे।